हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकी प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल से सीजीएल की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। कल हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट किया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आपको अपना अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ। पीडीएफ आपको पढ़ लेना है और कंप्लीट क्लास देखना है, आपका रिजल्ट 100% सुधर जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। स्वच्छ भारत मिशन इज एसोसिएटेड विद विच पब्लिक फिगर? स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू से है, लाल बहादुर शास्त्री से है, वल्लभ भाई पटेल से, या फिर महात्मा गांधी से है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का संबंध महात्मा गांधी से है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। ये चारों की चारों महान हस्तियां हैं हमारे भारत की। हम इन चारों के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, ये सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी वजह से 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे आप इसे। ठीक है, इसके अलावा भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और 1955 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किसको? जवाहरलाल नेहरू को 1955 में। याद रखेंगे आप इसे। इन्हीं के शासनकाल में 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे सारी जानकारी। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया अखबार था। कौन सा अखबार था? नेशनल हेराल्ड। और दुनिया की झलक और भारत की खोज इनकी प्रमुख रचना थी। ये रचना याद रखनी है आपको कि इनकी जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचना कौन सी थी? दुनिया की झलक और भारत की खोज। इसके अलावा शांति वन जवाहरलाल नेहरू का शमशान स्थल है। शांति वन क्या है? शमशान स्थल है किसका? जवाहरलाल नेहरू का। याद रखेंगे इसे। इनका निधन हुआ था 27 मई 1964 को नई दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था। अब देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। इन्होंने शासन किया था, ये प्रधानमंत्री रहे थे 1964 से लेकर 1966 तक। ठीक है, याद रखेंगे। इनको मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है भैया, याद रखेंगे। इनका नारा था जय जवान जय किसान। ठीक, इनका समाधि स्थल है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कौन सी है? विजय घाट है। ठीक है, अब हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। इनके महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतली बाई था। ठीक है, याद रखेंगे। और इनका विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी से। ठीक। अच्छा, इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए ये लंदन गए थे और 1891 में बैरिस्टर की डिग्री लेकर वापस लौटे थे। इसके बाद इन्होंने भारत में वकालत करना स्टार्ट की। फिर 1893 में एक गुजरात के व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, और फिर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही वकालत करने लगे थे। ठीक, फिर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए और आज भी इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौट कर आए थे। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। इसके बाद फिर 1915 में भारत आने के बाद 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। देखिए, 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, फिर 1918 में ही इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया था। ठीक है, याद रखेंगे। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया और 1919 में खिलाफत आंदोलन किया और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन किया था।
ठीक है। 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन किया था? असहयोग आंदोलन किया था। उसके बाद फिर 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया था। दांडी मार्च में सफल होने के बाद फिर उन्होंने 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। ठीक है, दांडी मार्च से सफल होने के बाद 1930 में ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। फिर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में आती हैं। और इनका समाधि स्थल क्या है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। ठीक है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ठीक है, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और बारडोली के किसान आंदोलन के बाद इन्हें वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, सरदार की उपाधि किसने दी थी? गुजरात में एक बारडोली जगह, वहां पर इन्होंने किसान आंदोलन किया था और फिर वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, और इनको भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेराल्ड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? विख्यात है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, आइए देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए हमारे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अच्छा, ये हेराल्ड डोमर पद्धति पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। ठीक है, और ये अपने उद्देश्य में सफल भी रही थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस योजना में ही भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनी थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। और ये वाली पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, याद रखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों को भारत में स्थापित करना था, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर और रोजगार के अवसर पैदा हो सके भारत के अंदर। ठीक है, भारी उद्योगों को भारत में स्थापित करना था इसका मेन उद्देश्य। अच्छा, इस योजना में बड़े बड़े स्टील प्लांट भारत में लगाए गए। इस योजना में राउरकेला उड़ीसा में लगाया गया जर्मनी के सहयोग से, भिलाई में लगाया गया सोवियत संघ के सहयोग से, और दुर्गापुर में लगाया गया यूके के सहयोग से इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए तीन इस्पात संयंत्र या फिर 3 स्टील प्लांट लगे थे राउरकेला में, और एक राउरकेला में लगा था, एक भिलाई में लगा था और एक दुर्गापुर में लगा था। ठीक है, याद रखेंगे। आपको ये तो याद रखना ही है कि इनके नाम, और ये भी याद रखना है कि किसके सहयोग से लगे थे। ठीक है, राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, भिलाई में सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर में यूके के सहयोग से लगा था। आपको ये 100% याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये। ठीक है, अब बात आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य कृषि और उद्योगों को बढ़ाना था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। ठीक है, इसमें बुनियादी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र में विस्तार तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य था, ताकि भविष्य में 10 साल के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगिकीकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, याद रखिए। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। ठीक है, तीन लगातार पंचवर्षीय योजना बनी थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी। उसकी विफलता के भी कारण थे। इसकी विफलता के कारण थे कि 1962 में चीन से युद्ध हो गया था। इसके बाद 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। ठीक है, अभी हमने ये आपको बताया है। इसके अलावा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और इसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से हमने भारत के 2 लाल खो दिए थे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। ठीक है, फिर लगातार 2 वर्षों तक भारत में सूखा रहा। इसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद एक योजना अवकाश लिया गया 3 वर्षों का। 1966 से लेकर 1969 तक पंचवर्षीय योजना के बीच में अवकाश लिया गया, इसको ही योजना अवकाश कहते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि योजना अवकाश का समय कब से कब तक था। 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश का समय था, आपको ये जरूर याद रखना है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश लिया गया था।
ठीक है, अब बात आती है चौथी पंचवर्षीय योजना की। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 यानी कि 1969 से 1974 तक चली थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य स्थिरता प्राप्त करना था, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत काफी अधिक अस्थिर हो चुका था। इसकी वजह से इस योजना का उद्देश्य था स्थिरता का प्राप्त करना। स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, और इस योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में भीषण चक्रवात आया इस पंचवर्षीय योजना के दौरान, और 1971 में बांग्लादेश युद्ध हो गया, इस कारण ये योजना भी विफल हो गई। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ था। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौलिक कर्तव्य क्या है और ये कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, यानी कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा ध्यान में इनको रखा जाता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या चीज है, लेकिन ये कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा इनको ध्यान में रखा जाता है। तो क्या मौलिक कर्तव्य नियामक हैं या गैर संवैधानिक हैं, वैधानिक हैं या फिर सामान्य हैं? देखिए, मौलिक कर्तव्य स्टैट्यूटरी हैं यानी कि वैधानिक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य। इसका ये जो है, इसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है। देखिए, मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया था, याद रखेंगे आप इसे। लेकिन 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखेंगे आप इसे, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य होते हैं इनका देख लेते हैं। देखिए, पहला होता है संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, जैसे कि संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य लोगों पर, जनता पर लागू होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मौलिक कर्तव्य का पालन करना जनता का कर्तव्य होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो इसके अलावा देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। इसके अलावा है देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। और देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, और इसी को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिमित्री मेंडेलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था, जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था। देखिए, मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी, इसी वजह से इनको आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। अच्छा, देख लेते हैं पहले इन्होंने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था मेंडेलीव ने। देखिए, मेंडेलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार 1869 में किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1869। ठीक है, अच्छा, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने कहा था कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि इन्होंने कहा था कि अगर तत्वों को बढ़ते परमाणु भार में व्यवस्थित किया जाए तो समान भौतिक व रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं, ये मेंडेलीव ने कहा था। ठीक है, अच्छा, इन्होंने मेंडेलीव ने 63 तत्व ज्ञात किए थे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। मेंडेलीव ने कितने तत्व ज्ञात किए थे? 63 तत्व ज्ञात किए थे। जब मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। थे जिन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था, इसी वजह से इनको आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। इसलिए उन तत्वों के लिए आवर्त सारणी में जगह छोड़ी थी जो उस समय तक नहीं खोजे गए थे। ठीक है, अच्छा, इनके दोष क्या थे? देखिए, इन्होंने हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया था,
इसके अलावा लेंथिनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के लिए आवर्त सारणी में कोई भी स्थान नहीं था। ये इनकी कुछ दोष थे। ठीक है। अच्छा, अब आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, तो इसको हेनरी मोजले ने दिया था 1913 में। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि अगर तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक व रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद आ जाते हैं। ठीक है। अगर उनको बढ़ते परमाणु क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद आ जाते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। इसके अलावा 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, जिन्हें समूह कहते हैं। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी पंक्तियां? 7 पंक्तियां हैं और 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं। ठीक है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव की आवर्त सारणी को की सभी कमियों को दूर किया और समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया। ठीक है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया था, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्तंभधारकों को एक स्थान पर रखा गया था। ठीक है। आज आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं आज आवर्त सारणी में। कुछ नवीन तत्व खोजे गए हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे 113वां इसका एटॉमिक नंबर है, इसको नियम कहते हैं। ठीक है। एक ये खोजा गया है। एक 115वें नंबर पर मास को वीएम को खोजा गया है। एक 117वें नंबर पर टेन्ने साइन को खोजा गया है और एक 118वें नंबर पर ओगैने सान को खोजा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ये कुछ नवीन तत्व हैं जो खोजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? कनाडा यूएसए मैक्सिको, कनाडा यूएसए ब्राजील, अर्जेंटीना ब्राजील यूएसए या फिर यूएसए ब्राजील चिली। देखिए, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कनाडा यूएसए मैक्सिको द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? कनाडा यूएसए मैक्सिको के द्वारा की जाएगी। कि हम फीफा के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। देखिए, फीफा में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। फीफा फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है फीफा, और फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। देखिए, इसकी स्थापना 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 देशों ने मिलकर फीफा की स्थापना की। मुख्यालय है जूरिक, स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो। ठीक है, याद रखेंगे फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, जो कि 1857 में इंग्लैंड में स्थापित हुआ था। याद रखेंगे, विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जो कि 1857 में इंग्लैंड में स्थापित हुआ था। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? कलकत्ता फुटबॉल क्लब, जो कि 1872 में स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद भारतीय निकाय, हम वो तो अंतरराष्ट्रीय निकाय था फीफा, अब हम भारतीय निकाय की बात करेंगे। तो भारतीय निकाय का नाम है भारतीय फुटबॉल संघ, आईएफए, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। अच्छा, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना हुई थी 1893 में और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, याद रखेंगे कि आईएफए का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। उसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में अजीत बनर्जी। ठीक है, कौन है? अजीत बनर्जी। ठीक है, ये राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कराते हैं, यानी कि आईएफए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कराता है। और इस प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी है। याद रखेंगे, संतोष ट्रॉफी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल के लिए दी जाती है? तो फुटबॉल के लिए संतोष ट्रॉफी याद रखेंगे। अच्छा, फुटबॉल को 1908 में आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। 1908 में आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था फुटबॉल को। ठीक है। और पहला विश्व कप 1930 ईस्वी में हुआ था, मोंटे उरुग्वे में आयोजित किया गया था। पहला विश्व कप, फुटबॉल का पहला विश्व कप 1930 में मोंटे उरुग्वे में आयोजित किया गया था। याद रखेंगे। और भारत ने 1948 में विश्व ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था। सबसे पहले भारत ने भाग कब लिया था? 1948 में भाग लिया था। विश्व ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत ने फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था। ठीक है। और ब्राजील ने सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप जीता है। ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार जीता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षार या सीजनिंग के रूप में किया जाता है? यानी कि इसने हमसे पूछा है एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है। देखिए, एथेनोइक अम्ल विनेगर यानी कि सिरका का पर्यायवाची होता है एथेनोइक अम्ल। ये सिंपल है, इसमें कठिनाई तो कुछ है नहीं है। तो देखिए,
ये एथेनॉइक अम्ल का पर्यायवाची एसिटिक एसिड होता है। देखो सिरका में एसिटिक एसिड होता है और एसिटिक एसिड को एथेनॉइक अम्ल कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CH। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रूप में भी जाना जाने लगा। इनमें से किसने एक नीति तैयार की थी जिसे व्यपगत के सिद्धांत के रूप में जाना जाता था? एलन बेरो, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या कैनिंग। देखिए व्यपगत का सिद्धांत लेके आया था लॉर्ड डलहौजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। आइए देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखते हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक इसका शासनकाल रहा था। भारत का गवर्नर जनरल रहा था। इसने साम्राज्य की नीति को अपनाया था, साम्राज्य के विस्तार की नीति को अपनाया था और इसके लिए युद्ध, कुशासन और हड़प नीति को साधन बनाया था। ठीक है, इसके लिए इसने किसको? युद्ध, कुशासन और हड़प नीति को साधन बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए इसके तहत इसने सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में हड़पा था। याद रखेंगे सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने किसको हड़पा था? सतारा को हड़पा था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पहला आपको बहुत जरूरी याद रखना है। क्या जैतपुर एवं संबलपुर 1849 में हड़पा था। बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था। इसके अलावा झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा 1849 में द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध हुआ और 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया था। ये किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासन। याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध हुआ और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ जो लोअर वर्मा और पैगू का अधिग्रहण कर लिया 1851 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे। इसने कुछ शिक्षा संबंधी सुधार भी किए थे। ठीक है, 1854 में वुड डिस्पैच लेकर आया था ये, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इसे कौन लेकर आया था? इसे लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। 1854 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की थी इसने। ठीक है, याद रखेंगे 1854 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की और इसने प्राथमिक शिक्षा को देशी भाषा में देने की भी की। ठीक है, किसको? प्राथमिक शिक्षा को देशी भाषा में देने। इसके अलावा इसके शासनकाल में भारत में 1853 में मुंबई से थाने तक प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 में। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी और दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज में बिछाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे दूसरी रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 1854 में कलकत्ता से रानीगंज बिछाई गई थी और पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने बिछाई गई थी। टेलीग्राफ लाइन की बात करते हैं। सबसे पहले 1852 में भारतीय तार विभाग की स्थापना की थी। ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन 1852 में भारतीय तार विभाग की स्थापना की जिसका प्रधान ओशेग नीस था। इसका प्रधान कौन था? ओशेग नीस था। और प्रथम टेलीग्राफ लाइन 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच स्थापित की गई। याद रखेंगे कि पहली टेलीग्राफ लाइन कब स्थापित की गई थी? 1853 में स्थापित की गई थी और विभाग की स्थापना हुई थी 1852 ईस्वी। ठीक है, इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की भी स्थापना की थी। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करते हैं। अब 1856 से 1862 तक शासन किया था लॉर्ड कैनिंग ने। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आया था और लॉर्ड कैनिंग के समय पे 1857 का विद्रोह हुआ था। ये अंतिम गवर्नर जनरल था और विद्रोह के बाद इसको भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। ठीक है, इसी समय पर 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया था। किसके सहयोग से लागू हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, अच्छा जी, आगे हमारे पास सितंबर 1859 में नील विद्रोह हुआ था और यूरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया था इसी के शासनकाल में। और इसने मैकाले द्वारा प्रतिपादित भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, आज हम उसे आईपीसी बोलते हैं, आईपीसी 1860 में कानूनी रूप दे दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड कैनिंग ने दिया था। ठीक है, और नागरिक विधि संहिता 1859, ये संहिता है, इसे थोड़ा गलत लिख गया है। ठीक है, अर्थात नागरिक विधि संहिता 1859 और फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण किया था इसने। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारी चीजें याद रखेंगे। आईपीसी का निर्माण कब हुआ था? 1860 में। नागरिक विधि संहिता का निर्माण 1859 यानी कि
1961 में और फौजदारी विधि संहिता का निर्माण 1861 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। इसे किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लेकिन मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं तो भारतीय दंड संहिता को हटा दिया गया, इसको आईपीसी को हटा दिया गया और भारतीय दंड संहिता को लाया गया है। ठीक है, ये करंट अफेयर की न्यूज है। इसके बाद चलते हैं। देखिए, भारत में पहली बार आयकर लगाया गया, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पहली बार आयकर लगाया गया था, इसे याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पहली बार आयकर लगाया गया था, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉर्ड एलन बैरो के बारे में। इसका शासनकाल 1842 से लेकर 1844 तक चला था। इसी के समय में 1842 में गजनी से सोमनाथ मंदिर के दरवाजे को लेकर अंग्रेजी सेना भारत लेकर आई थी। ठीक है, 1842 में गजनी से सोमनाथ मंदिर के दरवाजे को लेकर अंग्रेज सेना भारत लेकर आई थी इसके शासनकाल में। इसने दास प्रथा का अंत कर दिया था 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा। लॉर्ड एलन बैरो ने दास प्रथा का अंत कर दिया था। और इसी के शासनकाल में 1843 से 44 में ही देशी भाषा को ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की एलन बैरो ने। अब हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक की। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 से लेकर 1835 तक शासन किया था। ठीक है, 1828 से लेकर 1833 तक तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा था। ठीक है, इसके बाद फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट के बाद फिर चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 से लेकर 1835 तक ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, याद रखेंगे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय और बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अच्छा, 1828 में सती प्रथा का अंत किया था बेंटिक ने। और ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया था। कर्नल सलीमन ने ठगों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। इसके अलावा फिर 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने मेडिकल की कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी और विधि आयोग का गठन किया था। और आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1834 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया था। अफीम के व्यापार को नियमित किया इसने और अब यह केवल बंबई से ही निर्यात की जा सकती। और 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव लेकर आया था ये तो हमने कर ही लिया है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा निम्नलिखित में से किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? देखिए, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम की तो नृत्यांगना है ही, इसके अलावा किसकी और नृत्यांगना? ये है ओडिसी। ये है किसकी? ओडिसी। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो ओडिसी है और ये भरतनाट्यम है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। और इस तरह से हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है, मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिय असम का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है और कथकली भी केरल का है। इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य, हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम ओडिसी नृत्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा ओडिसी नृत्य का सबसे पहला उदाहरण प्रदान करती है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा याद रखेंगे। इसके देखिए, यह नृत्य जो ओडिसी नृत्य जैन राजा थे खेराबेला के संरक्षण में प्रचलित था। ओडिसी नृत्य जैन राजा खेराबेला के संरक्षण में प्रचलित था। ओडिसी नृत्य के और कुछ कलाकार देख लेते हैं। देखिए, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह और संयुक्ता पाणिग्राही, ये ओडिसी नृत्य के कुछ कलाकार हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कथकली के कुछ कलाकार देख लेते हैं। कथकली के कलाकार हैं कलामंडलम गोपी, सदरम कृष्णन कुट्टी और कोट्टकल शिवरामन, ये कथकली के कलाकार हैं। कथक के देखते हैं, कथक के बिरजू महाराज, शोभना नारायण और उमा शर्मा, ये कथक के कलाकार हैं। कौन कौन है? बिरजू महाराज, शोभना नारायण और उमा शर्मा, ये कथक के कलाकार हैं। सत्रिया के हैं जतिन गोस्वामी, अनिता शर्मा और प्रतिशा सुरेश, ये सत्रिया के कलाकार हैं। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो इसमें से कहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? पानीपत, लाहौर, अजमेर या दिल्ली? देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अच्छा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1193 में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार की बनवाई थी।
और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। देखिए कुतुब मीनार तो बनवाने के छोड़ गया था, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा नहीं करा पाया था ये, ठीक है। ये कुतुब मीनार बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया गया था। देखिए कुतुब मीनार को ये पूरा नहीं करवा पाया था, पूरा किया था इल्तुतमिश ने, याद रखेंगे इसे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य, अखाड़ा है या अखोरा नहीं है, माटी अखाड़ा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी से, कथकली से, सत्रिया से, कथक से। देखिए ये माटी अखाड़ा जो है ये सत्रिय नृत्य से है, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, सत्रिय की जो स्थापना हुई थी वो असमिया सुधारक और वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव ने सत्रिय की स्थापना की। सत्रिय नृत्य की स्थापना किसने की थी? शंकर देव ने सत्रिय की स्थापना की, याद रखेंगे। सत्रिय नृत्य के कुछ कलाकार देख लेते हैं, जतिन गोस्वामी, अनीता शर्मा, प्रतिश सत्रिय के कुछ कलाकार हैं, यह भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चितरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? यानी कि इसने हमसे पूछा भैया स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और किसने की थी? वो की थी मोतीलाल। ठीक है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, याद रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें चितरंजन दास अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू सचिव बने। ठीक है, चितरंजन दास अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे स्वराज पार्टी के। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने 1923 में बंगाल विधान परिषद के चुनावों के दौरान स्वराज पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। स्वराज पार्टी ने 1923 ईस्वी के चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने थे? इनमें से ऐसे कौन है जो कि लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित होने वाले भारतीय बने थे, पहले भारतीय बने थे? तो देख तो ये थे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए गए थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, याद रखेंगे। चलो बिस्मिल्लाह खान के बारे में देखेंगे। देखिए बिस्मिल्लाह खान यहाँ गए थे, इसके अलावा ये मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी करने के लिए भी गए, कांस कला महोत्सव में गए और ओसाका व्यापार मेले में भाग लिया था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान ने इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे के सारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके अलावा है इन्हें 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका। ठीक है, याद रखें। तो बिस्मिल्लाह खान क्या करते हैं? ये शहनाई वादक हैं, और शहनाई में 7 छेद होते हैं। तो बांसुरी में 6 छेद होते हैं, शहनाई में 7 छेद होते हैं, याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये शहनाई में कितने। अच्छा, और बिस्मिल्लाह ये शहनाई वादक हैं। इसके अलावा और कौन कौन शहनाई वादक हैं इसे देख लेते हैं। देखिए दयाशंकर, जगन्नाथ और हरि सिंह, ये भी शहनाई बजाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक नाम है रविशंकर। रविशंकर को भी भारत रत्न मिल चुका है, और रविशंकर सितार वादक है। रविशंकर कौन है? सितार वादक है। इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था रविशंकर को। इसके अलावा एम एस सुब्बालक्ष्मी को भी भारत रत्न मिल चुका है, और ये कर्नाटक की गायिका है। ठीक है, एम एस सुब्बालक्ष्मी गायिका है और इनको भी भारत रत्न किया जा चुका है। जाकिर हुसैन तबला वादक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फोर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सीबंद ग्लास वैक्यूम पहचान करें। एक इसमें से सीबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करनी है, कौन सा है? कैथोड रे ट्यूब है, फ्लैट एरे ट्यूब है, या फिर लाइट एमिटिंग डायोड है, या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ट्यूब। तो ये है कैथोड रे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? दामनजोड़ी संयंत्र है, मुरी एल्यूमिनियम संयंत्र है, मेट्टूर है, या फिर बेलगाम है? भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है मुरी एल्यूमिनियम। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरी एल्यूमिनियम संयंत्र। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए मुरी वक्स भारत की पहली एल्यूमिनियम रिफाइनरी है। इसको 1948 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि इंडल के द्वारा शुरू किया गया था। किसको? मुरी एल्यूमिनियम संयंत्र को इंडल के द्वारा 1948 में शुरू किया था।
लेकिन फिर बाद में 2005 में हिंडाल्को ने इंडल का अधिग्रहण कर लिया और इसको अपनी कंपनी में विलय कर लिया, यानी कि हिंडाल्को में विलय कर लिया। किसको? इंडल्को। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि एल्युमिनियम कंपनी को। ठीक है, याद रखेंगे। इसे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजगीर किस राज्य में स्थित है? राजगीर तो फेमस है, बिहार में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, राजगीर कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। अच्छा, बिहार में और भी कुछ चिड़ियाघर यानी कि और भी कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क वगैरह कुछ है या नहीं है? है, देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए, बिहार में है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके अलावा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और इसका ये भी पूछा था भी है, इसकी स्थापना कब? स्थापना 1980 में हुई थी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखेंगे। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बिहार के कुछ नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब हम गुजरात के देख लेते हैं। गुजरात के हैं थल सरोवर अभ्यारण्य, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी है गुजरात में। ठीक है, याद रखेंगे ये पांचों के पांचों, नल सरोवर अभ्यारण्य, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक और समुद्री, ये गुजरात में। ठीक है, याद रखेंगे। हम तमिलनाडु के भी देख लेंगे। देखिए, तमिलनाडु में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, कुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी यानी भी कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, कुंडी राष्ट्रीय उद्यान और वेदांतगल अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, ये हैं हमारे पास किसके हैं? तमिलनाडु के। आगे हैं, आगे देखेंगे मध्य प्रदेश के हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा पंचमढ़ी अभ्यारण्य, इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान या फिर और कूनो राष्ट्रीय उद्यान और है डायनासोर जीवाश्म उद्यान। ठीक है, कौन कौन से फिर से देखते हैं? पेंच पन्ना कान्हा, बांधवगढ़ पंचमढ़ी माधव और सतपुड़ा संजय ओंकारेश्वर और कूनो और डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्ट फ्री किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए, डायरेक्ट फ्री किक किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से या फुटबॉल से या हॉकी से? डायरेक्ट फ्री किक जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। ये कुछ खेलों की शब्दावली है। हम कुछ खेलों की शब्दावली और देख लेते हैं कि पहले फुटबॉल की कुछ शब्दावली देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आती है। देखिए, फुटबॉल से रिलेटेड है कॉर्नर किक, डायरेक्ट फ्री किक, इनडायरेक्ट फ्री किक, ड्रिबल, गोल किक, पेनल्टी किक, ट्रिपिंग और हैट्रिक, ये फुटबॉल की हैं। कौन कौन सी हैं? कॉर्नर किक, डायरेक्ट फ्री किक, इनडायरेक्ट फ्री किक, ड्रिबल, गोल किक, पेनल्टी किक, ट्रिपिंग और हैट्रिक। अच्छा, अब हम बास्केटबॉल की देखेंगे कुछ शब्दावली। देखिए, बास्केटबॉल के ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, होल्ड बॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो और पिवोट, ये बास्केटबॉल की हैं। कौन कौन सी? ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, होल्ड बॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो, पिवोट, ये बास्केटबॉल की कुछ शब्दावली है। देखिए, शब्दावली से एग्जाम में आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे तो जरूर आपने देखी। ठीक, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जब भी मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत है। अब वॉलीबॉल को देख लेते हैं। वॉलीबॉल के हैं अवरुद्ध करना, दोगुना करना, भारी बनाना, ये वॉलीबॉल है। और हॉकी के देख लेते हैं। हॉकी की हैं गुली, कैरी, कॉर्नर, ट्रिबल, हैट्रिक, स्कूप, शॉर्ट कॉर्नर, लॉन्ग कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक। ठीक है, याद रखें कौन कौन सा? पेनल्टी स्ट्रोक, शॉर्ट शॉर्ट कॉर्नर, लॉन्ग कॉर्नर, हैट्रिक, स्कूप, ट्रिबल, कॉर्नर, कैरी और बुली, ये हॉकी के। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा था? यानी कब तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार रखा था? 1969 में, 1967, 71 या 68? तो ये रखा था मात्र 1971। ठीक है, 1971 तक ही तो क्यों रखा था? फिर 1971 के बाद में हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय बना लिया। के बाद फिर दिल्ली के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भूपर्पटी को क्रोड से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहते हैं? यानी कि भूपर्पटी सबसे ऊपर होती है, क्रोड सबसे नीचे होती है, तो बीच में क्या होती है? भूपर्पटी को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी हो जाती है। ठीक है, भूपर्पटी बोलते हैं क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर, तो बीच में क्या चीज आती है? मेंटल। ऊपर क्रूड से कौन सी क्या चीज अलग करती है? मेंटल अलग करती है। ठीक है, क्या अलग करती है? मेंटल अलग करती है। देखिए, पृथ्वी की तीन परतें होती है। सबसे ऊपर वाली जो होती है वो होती है क्रस्ट,
सबसे बीच वाली होती है मेंटल और नीचे वाली होती है कोर। ठीक है, तो इसने हमसे ये तो पूछा भी है क्रस्ट और कोर को क्या चीज अलग करती है, मेंटल अलग करता है, तो ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा मेंटल। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसकी सब इसमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, देखिए सबसे ज्यादा डेंसिटी कोर की होती है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लोहा युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप से शुरू होकर औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से इसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। इसकी जगह लोहे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होने लगा था कांसा की जगह, की जगह कांसा की जगह। ठीक है, कांसे का पहले कांसे का यूज होता था, उसके बाद फिर लोहे का इस्तेमाल होने लगा, इसी वजह से इसको लोहा युग नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पारोत्सेचु। पारोत्सेचु के नाम से प्रसिद्ध त्योहार किस देश में मनाया जाता है। देखिए पारोत्सेचु त्योहार किस देश में मनाया, ये मनाया था भूटान में, पारोत्सेचु त्योहार मनाया। ठीक है, अब हम कुछ और देश के इन सभी देशों के त्योहार देख लेते हैं। देखिए जापान में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम जोन मत्सुरी मत्सुरी फेस्टिवल। जापान में कौन से मनाए जाते हैं, चेरी ब्लॉसम और जोन मत्सुरी फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसके अलावा थाईलैंड में सोंक्रान और लोई क्रथंग मनाया। ठीक है, सोंक्रांग जो होता है वो थाइयों का मतलब थाईलैंडों का नव वर्ष का त्योहार होता है सोंगक्रांग। ठीक है, याद रखें। देखिए नव वर्ष के त्योहार आपको जरूर। और थिंगयान, बर्मा का क्या है, थिंगयान। थिंगयान को बर्मी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा है ताउगंगी तजोंग डांग। ठीक है, याद रखेंगे, ताउगंगी तजोंग डांग, ये बर्मा का त्योहार है। ठीक है, याद रखेंगे। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए 436 के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है। किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। कौन सी है, पीएम जेजेबाई, पीएम एस बी बाई, पीएम एस बाई एम या फिर पीएम वीबी बाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीएम जेजेबाई, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीविद 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पौधों के पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकीविद इंडियाना ड्यून्स में पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हैं इनमें से हेनरी चांडलर काउल्स। कौन है, हेनरी चांडलर काउल्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।